Okay, students. So today we will discuss about feature merging method. ठीक है, जिसको आप नॉर्मली बहुत कॉमनली यूज होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के नाम से, पीसीए भी उसे कहते हैं. सो बेसिकली ये टेक्निक क्या करती है? ये टेक्निक उन वेरिएबल्स को तलाश करती है और डिस्कवर करने के बाद उनको कोरिलेट उनको मर्ज करने की कोशिश करती है जो कि कोरिलेटेड होते हैं. मतलब जो कोरिलेटेड वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल से मतलब नंबर ऑफ डायमेंशंस हैं, नंबर ऑफ फीचर्स हैं. जो फीचर्स आपके वेरिएबल से हमारे यहाँ पे फीचर्स हैं, जो फीचर्स आपके कोरिलेटेड हो सकते हैं, उनको ढूंढ के उनको जो है वो मर्ज करती है. सो इस तरह ये आप ये कह सकते हैं कि ये टेक्निक बेसिकली वेरिएबल्स के या फीचर्स के सबसेट्स बना लेती है, उनकी कम्बिनेशन के सबसेट बना लेती है. और अगर एक सबसेट दूसरे सबसेट से जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब यूनिक है, तो इसका फिर ये उनको और इस इंडिपेंडेंट है और यूनिक है, तो इसका मतलब है दे आर कोरिलेटेड, और उनको फिर ये डिस्कवर करने में और ये मर्ज करने में काम आती है. ठीक है, उनको कंबाइन करते हैं और उसमें और कंबाइन इस तरह से करते हैं कि विच वुड रिफ्लेक्ट द अंडरलाइंग processes that led to the correlation among variables. ठीक है, कंबाइन ऐसे करती है कि फाइनल में जो आपके पास फीचर आता है उसमें ये भी पता लगे कि किस तरह से जो उन फीचर्स को कंबाइन किया गया है. नॉर्मली इसका जो क्या कहते हैं गोल होता है पीसीए का, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का, इट इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स या फीचर्स. ठीक है, नंबर ऑफ फीचर्स अगर बहुत ज़्यादा हैं तो उनको रिड्यूस करने के ये इस्तेमाल होता है, और उनको रिड्यूस करके फिर आप प्रिडिक्टिव मॉडल्स इससे बना सकते हैं. सो यहाँ पे एक बड़ी इसमें थोड़ी सी माइनर सी डिटेल दी हुई है पीसीए से रिलेटेड, लेकिन वी विल गो थ्रू दिस के वन कुड इमेजिन अ principal component as a rotation of the discerned data points, so that the variance among the data points when viewed from a particular perspective is maximized. ठीक है, जब दो वेरिएबल्स या डाटा पॉइंट्स जो हैं या दो फीचर्स जो हैं उनको उनका जो वेरिएंस है मैक्सिमाइज हो जाता है, तो उनको जो जो कंबाइन किया जाता है. Once the highest variance perspective is found, other components are determined in the similar fashion with the additional constraint that each new component is uncorrelated with the previous one. ठीक है, so इसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट से बनाए जाते हैं, और प्रिंसिपल कंपोनेंट किस स्पेस पे बनाए जाते हैं कि देयर वेरिएंस इज मैक्सिमाइज्ड. और ये प्रोसेस फिर दूसरे जो है वो कंपोनेंट्स के साथ भी किया जाता है until unless you discover that okay some components are completely uncorrelated and some are correlated. So that's how it works. यहाँ पे component से मुराद आपके दो variables का difference in variables है, and the difference which is maximized. So the point here is that microarray measures expression levels on a continuous scale. However, many analytical methods benefit from or require discrete scale input variables. माइक्रोवेव जो मेजर्स हैं वो कंटिन्यूस स्केल पे होते हैं. ठीक है, मतलब उसमें डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होती. डिस्क्रीट से मुराद ये है कि जब एक कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज ही रिपीट हो रही हों, जैसे 0, 1 और -1, दीज आर डिस्क्रीट वैल्यूज. बट अगर -1 से -1 के दरमियान वैल्यूज स्कैटर्ड हैं तो दिस विल बी कंटिन्यूस स्केल. सो कुछ लेकिन जो मेथड्स हैं मॉडलिंग के, उनमें आपको डिस्क्रीट वैल्यूज चाहिए होती हैं, जैसे कि बेसिक नेटवर्क्स है, लॉजिक मेथड्स हैं सच एज एसोसिएशन एनालिसिस, डिसीजन ट्रीज, रूल बेस्ड अप्रोचेस. इन सब में
आपको डिस्क्रीट इनपुट चाहिए होती है तो उसके लिए हम डिस्क्रीटाइजेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं और ये भी डिस्क्रीटाइजेशन भी एक डाटा एनालिसिस की टेक्निक है। डिस्क्रीटाइजेशन से मुराद ये है कि हम उसको जो कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं उनको एक रेंज को उठा के एक ही एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आई वुड से कि जो वैल्यूज -1 से माइनस जो है क्या कह सकते हैं 0.99 तक है, सॉरी 0.01 तक है, तो वो आपकी जो है दे विल बी असाइंड -1। इसी तरह 0.1 से लेकर जो 1 तक हैं दे विल बी असाइंड 1। सो दीज आर डिस्क्रीट वैल्यूज देन, ठीक है, ये डिस्क्रीट वैल्यूज बन गई। तो डिस्क्रीटाइजेशन जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन दी हुई है बेसिकली कि अगर यू आपका जो है ये यूनिवर्स ऑफ एक्सप्रेशन लेवल्स है, मतलब एक्सप्रेशन लेवल्स की डिफरेंट वैल्यूज हैं, और एल डिनोट कर रहा है एक प्री डिटरमिन्ड सेट ऑफ लेबल्स को। कुछ लेबल्स हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, L1 to LN ये लेबल्स हैं, यानी कि U आर एक्सप्रेशन लेवल्स और L आर द लेबल्स। तो डिस्क्रिटाइजेशन मेथड जो है वो इसको ये इस इक्वेशन से डिफाइन किया जा सकता है कि आपकी जो वैल्यूज हैं एक पर्टिकुलर सेट की, उसको एक पर्टिकुलर लेबल आप असाइन कर दें, तो दैट इज अ डिस्क्रिटाइजेशन फंक्शन। सो अच्छा, इसमें नॉर्मली हम लोग जो है वो 3 लेबल डिस्क्रिटाइजेशन स्कीम यूज करते हैं माइक्रोरे के केस में, जिसमें फॉर एग्जांपल अंडर एक्सप्रेशन के लिए आप कह सकते हैं अंडर एक्सप्रेशन रेशियोज के लिए अगर आपकी रेशियो लेस देन 1 है तो दिस इज अंडर एक्सप्रेशन अंडर, अगर ये 1 है तो ये बैलेंस, ठीक है, और अगर 1 से बड़ी है तो दिस इज ग्रेटर देन दिस ओवर। अंडर, बैलेंस्ड और ओवर, ये 3 लेबल डिस्क्रिटाइजेशन स्कीम हम माइक्रो डेटा को कभी भी असाइन कर सकते हैं। एक ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मेथड जो है वो ये है कि आप ये देखेंगे स्टैंडर्ड एविएशन उस टर्म का कितना बन रहा है, सॉरी उस वैल्यू का कितना बन रहा है फ्रॉम द मीन, स्टैंडर्ड एविएशन फ्रॉम द मीन कैलकुलेट करें, उसके मुताबिक फिर आप अंडर एक्सप्रेशन अंडर यूज करें, लेबल अंडर बेसिकली लेबल है, अंडर लेबल यूज करें to present the levels below 1 standard deviation from the mean, or over for levels above 1 standard deviation from the mean, और इस तरह ही बैलेंस्ड जो है वो एल्सवेयर है, ठीक है। जो दूसरी स्कीम है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल इसलिए है कि ये जो रिफ्लेक्ट करती है एक्चुअल जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ एक्सप्रेशन लेवल्स को, क्योंकि इसमें हम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन ले रहे हैं, तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन को वो ये मद्देनजर रखती है, और इसको बेहतर तरीके से आप क्या अडॉप्ट कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट योर डाटा इन 3 लेबल डिस्क्रिटाइजेशन स्कीम, ठीक है, आप डाटा को लेबल करने के लिए। सो बेसिकली आप एक तरह से ग्लोबल नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं डाटा की इस तरह से। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे उन्हें 3 डिफरेंट कलर्स लिए हुए हैं। ओवर के लिए ब्लैक कलर यूज किया हुआ है, बैलेंस के लिए ग्रे, और अंडर के लिए वाइट। सो अगर इसी स्कीम की तरह स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन की स्कीम करें और जिसमें थ्रेशोल्ड +-0.75 हो, उसके मुताबिक जो है ये इसकी डिवाइस की गई है, और ये किसकी ये टेबल 1.2 की। तो टेबल 1.2 आप पीछे जाके देख सकते हैं, उसके मुताबिक इन्होंने डाटा को डिस्क्रिटाइज कर दिया इनटू पर्टिकुलर लेबल्स, दैट्स व्हाट दे डन। अच्छा, अब आते हैं सिलेक्शन ऑफ डाटा एनालिसिस टास्क। अब आपने ये सारे जो प्रोसेस था डिस्क्रिटाइजेशन तक, ये दिस इज द प्री प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा, जिसमें आपने नॉर्मलाइजेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्मलाइजेशन और डिस्क्रिटाइजेशन, उसके बाद आपने फीचर सिलेक्शन इसमें की, पीसीए का आपने डिस्कस किया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने जो हमने डिस्कस, ये दीज आर द पार्ट ऑफ प्री प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा। डाटा को इस काबिल बनाना कि उसको हम किसी मॉडल में, किसी मैथमेटिकल फंक्शन में इंट्रोड्यूस करवा के, इंड्यूस करवा के हम बेसिकली
अपना जो रिक्वायर्ड टास्क है उसको जो फुलफिल कर सके। तो डाटा प्रोसेसिंग जैसे ही कंप्लीट होती है तो इसका मतलब हमारा डाटा अब कंप्लीट है फॉर न्यूमेरिक एनालिसिस या फॉर फर्दर एनालिसिस। ठीक है। तो जब जब भी कोई हम एक्सपेरिमेंट माइक्रो एक्सपेरिमेंट हम शुरू करते हैं तो हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है। और कोई हम स्पेसिफिक साइंटिफिक टास्क जो हैं उनको डिफाइन करते हैं, या फिर हम किसी साइंटिफिक टास्क को मैप करना चाहते हैं ऑन टू स्पेसिफिक एनालिसिस टास्क पे। ठीक है। सो देयर कैन बी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ पर्टिकुलर माइक्रो एक्सपेरिमेंट के आप क्या करना चाहते हैं। सो ये सिलेक्शन ऑफ टास्क जो है आप नॉर्मली प्री प्रोसेसिंग से पहले डिफाइन कर लेते हैं, सो दैट आप प्री प्रोसेसिंग जो है वो उसके मुताबिक करें डाटा की। इस ऐसा नहीं होता कि आप हर वक्त हर जो प्री प्रोसेसिंग टेक्निक है वो डाटा पे यूज़ करें। समटाइम्स यू ओनली हैव टू अप्लाई normalization, sometimes you only have to apply PCA, or sometimes you only have to apply you can say this last one which is work or क्या था, हाँ, discretization. सो डिपेंड करता है कि आप लोगों का टास्क इन हैंड क्या है, इसके मुताबिक आप चीज़ों को लेके चलते हैं, उसके मुताबिक आप प्री प्रोसेसिंग करते हैं। तो डेटा एनालिसिस जो है वो बेसिकली एक बड़ी जनरल सी टर्म है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस या अप्रोचेस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका नॉर्मली जो है डेटा एनालिसिस टास्क जो है इट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड या कैरेक्टराइज्ड बाय द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इट एनालाइज। ठीक है। जिस किस्म की इंफॉर्मेशन एनालाइज कर रहा है और बाय द इंफॉर्मेशन इट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द गिवन कोई पैटर्न या इंफॉर्मेशन जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर डाटा सेट से। सो डाटा एनालिसिस बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम आप इसको ग्रुप कर सकते हैं। एक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग और दूसरी है नॉलेज डिस्कवरी, या जिसे हाइपोथेसिस जनरेशन भी कहते हैं। एक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, दूसरी है हाइपोथेसिस जनरेशन या नॉलेज डिस्कवरी। तो आप ये देखेंगे ये दोनों जो अप्रोचेज हैं बेसिकली दे आर ऑपोजिट। पहले अप्रोच अगर बात की जाए तो ये टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब आप कोई पहले से कोई आप प्री कंसीव्ड नोशंस और आइडियाज। सॉरी, ओके, देखिए हमें वैसे ही डिस्टर्बेंस आ रही थी। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं, ये टॉप डाउन प्रोसेस होता है जिसमें आप पहले से कोई आइडिया या अपने जहन में बिठा लेते हैं कोई नोशन के। अच्छा, फॉर एग्जांपल कि जीन ए जो है वो इट इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कंडीशन। सो दिस इज योर हाइपोथेसिस। तो आप आगे इसका फर्दर आप इस हाइपोथेसिस को लेकर इस प्री कंसीव्ड नोशन आइडिया या हाइपोथेसिस को लेकर आगे स्टडी अपनी प्लान करते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं। सो इसको वेरीफाई करने के या डिसअप्रूव करने के, यानी दो चीजें हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, या तो वो वेरीफाई हो जाएगा या डिसअप्रूव हो जाएगा। ठीक है। मतलब या एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा वो हाइपोथेसिस आपका। तो उसको करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट्स या एनालिसिस जो हैं वो डिजाइन करते हैं। नॉर्मली इन माइक्रोवेव के सिनेरियो में आपकी मुख्तलिफ मतलब इसकी क्या कहते हैं लेआउट हो सकते हैं, जैसे कि कंसेप्शन, डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सुटेबल माइक्रो अरे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। आपने एक पहले ही हाइपोथेसिस सेट कर लिया, उसके मुताबिक आप अपना एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पूरा उसको कंसीव करते हैं, डिजाइन करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। सेकंड, द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एनालिटिकल कंप्यूटर मॉडल बेस्ड ऑन द जनरेटेड डाटा। ठीक है। आप अपना जो जो डाटा जनरेट होता है उस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से, उसकी जो मॉडल आप कोई बनाते हैं, डिजाइन करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड मॉडल कोई बनाते हैं, एनालिटिकल मॉडल। और तीसरा, थ्रू एवेल्युएशन ऑफ द मॉडल टू कंफर्म और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। तीसरा स्टेप इसमें क्या है कि आप उस मॉडल जो जनरेट हो जाता है उसको कंफर्म या रिजेक्ट करने के लिए कोई एवेल्युएशन करते हैं। तो ये तीन स्टेप हैं बेसिकली। ठीक है। इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो टॉप डाउन अप्रोच है कि आप पहले ऑन पेपर या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव करते हैं और ये बनाते हैं कि अच्छा अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है वो विल थिंक है ओके दिस जीन इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है।
तो ये आपका हाइपोथेसिस हो गया। अब उसको टेस्ट करने के तरीके क्या, आप एक्सपेरिमेंट डिजाइन करें, डाटा जनरेट करें, उसके कंप्यूटर मॉडल जनरेट करें, कंप्यूटर मॉडल जनरेट करने के बाद उसको एवेल्यूएट करें उस मॉडल को, सो दैट आप अपने हाइपोथेसिस को कंफर्म या रिजेक्ट कर सकें, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकें। सो ये जो है वो बेसिकली एक ज़्यादा थ्योरेटिकल है और लेस डाटा ड्रिवन वेरिएंट ऑफ टॉप, नहीं ये कुछ और लिखा हुआ है। दे कैन बी कॉस्ट इनटू एग्जीक्यूटिव, अच्छा वो कहता है कि अगर आपने इस अप्रोच को थ्योरेटिकल ज़्यादा बनाना है और डाटा ड्रिवन कम बनाना है, तो इसका एक वेरिएंट टॉप डाउन अप्रोच का हाइपोथेसिस टेस्टिंग का हो सकता है, जिसमें आप फॉर्मलाइज कर सकते हैं मेंटल मॉडल्स को, सो दैट दे कैन बी कास्ट इनटू एग्जीक्यूटेबल एनालिटिकल मॉडल्स। ठीक है, बेसिकली व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट कि आप एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट किए बगैर मेंटल मॉडल्स को ट्रांसलेट करने इनटू एनालिटिकल मॉडल और उसकी बेस पे अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर लें। तो इसमें आपका डाटा जनरेट नहीं आपको करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, both the natural processes as well as executable models are then probed with analogous input data, ठीक है, and their response data are compared. जो एग्जीक्यूटिव मॉडल्स आपके जो जनरेट होते हैं उनको आप इनपुट करते हैं, यानी कि आप उनको देते हैं along with your एक्सपेरिमेंट कंडीशंस, ठीक है, आप अपना रिस्पॉन्स डाटा उसके साथ कंपेयर करनी चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट कंडीशंस और रिस्पॉन्स डाटा को कंपेयर करने के लिए, यानी इनपुट डाटा और रिस्पॉन्स डाटा को कंपेयर करने के लिए, ठीक है, आप एग्जीक्यूटिव मॉडल्स को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और दिस अप्रोच इज परहैप्स मोर इन लाइन विद व्हाट सिस्टमोलॉजिस्ट, ये वैसी लाइन लिखी है, रियलाइज्ड ऑन अ कंप्यूटर, such executive models are also known as computational theories. अगर इसी चीज़ को आप कहते हैं वो कंप्यूटर की मदद से करें तो इसको कंप्यूटेशनल थ्योरी कहते हैं। न्यूमेरिकल सिमुलेशन जो है, न्यूमेरिकल सिमुलेशन सिस्टम्स based on different equations have been used extensively in computation biology to embody computation theories. न्यूमेरिकल सिमुलेशन को कहता है नॉर्मली यूज़ किया गया है ये काम कंप्यूटेशन थ्योरीज की फील्ड में, ठीक है। Recently there has been increased interest in symbolic simulation systems to embody computation theories about biological process. बायोलॉजिकल प्रोसेस से रिलेटेड कंप्यूटेशन थ्योरीज को इंक्लूड करने के लिए इस सिस्टम में एक अलग से मतलब सिस्टम डेवलप किए गए हैं जिनसे सिंबॉलिक सिमुलेशन सिस्टम्स कहा जाता है, ठीक है। ये सिंबॉलिक सिमुलेशन कंप्यूटेशन derives from the work in the field of AI and machine learning. AI और मशीन लर्निंग की फील्ड से ये इसको अखज़ किया गया है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, अच्छा ये था हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बेसिकली इसमें जो चीज़ जो मद्देनज़र रखने वाली है वो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक टॉप डाउन प्रोसेस है और माइक्रो के केस में आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप कैसे करते हैं। बाकी बात ये इसमें ज़्यादा चीज़ तो वैसे ही इन्होंने कही हुई है। आई गेस द ओनली थिंग विच इज़ more relevant to you is this section only, ठीक है। अच्छा, दूसरा था नॉलेज डिस्कवरी या हाइपोथेसिस जनरेशन। ये एक बेसिकली इसमें आपको प्रायर आपके पास एजम्पशन नहीं होती। आप जैसा टॉप डाउन अप्रोच जिसमें होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में करते हैं। इसमें यह होता है आपके पास डाटा होता है, डाटा को आप प्रोब करते हैं, यानी कि इसको एक्सप्लोर करते हैं ये देखने के लिए कि इसमें क्या पैटर्न या रिलेशनशिप मौजूद है। उन पैटर्न्स और रिलेशनशिप की बेस पे फिर आप कोई हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली इट इज अ बॉटम अप प्रोसेस, ठीक है, जो कि स्टार्ट होता है विद डाटा एंड यू स्टार्ट आप डाटा को एनालाइज करते हुए डिफरेंट अप्रोचेस से आप कोई हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। सो दिस इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग।
This type of generic task reflects the exploratory high throughput characters of many micro studies. ज़्यादा micro studies में यही approach इस्तेमाल की जाती है. It's kind of exploratory approach, ठीक है, जिसमें आप थाउजेंड ऑफ जीन्स को एक चिप पे लेके आते हैं और उसके बाद आपके पास स्पेशल डाटा आ जाता है और आप फिर उस डाटा में आप नॉलेज डिस्कवरी करते हैं जिसमें जिसमें आपके पास डिफरेंट फाइंडिंग्स या डिफरेंट पैटर्न्स आ सकते हैं, ठीक है. इसमें नॉलेज डिस्कवरी जो है वो दो फॉर्म्स में आती है, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड नॉलेज डिस्कवरी. डायरेक्टेड नॉलेज डिस्कवरी जो होती है attempts to explain or categorize some particular aspect of underlying process. एक पर्टिकुलर डायरेक्टिव का मतलब ही है कि आप स्पेसिफिक हो जाते हैं. एक पर्टिकुलर अंडरलाइंग प्रोसेस एंटिटी को जब आप एक्सप्लेन करने की या कैटेगराइज करने की कोशिश करते हो तो दिस इज डायरेक्टेड नॉलेज डिस्कवरी. जैसा कि एनालिसिस ऑफ जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल में लीड टू एन एक्सप्रेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस इन द अंडरलाइंग जीन प्रोफाइल. तो आप अगर कैंसर टाइप्स की को स्पेसिफिक कर देते हैं तो एक पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेशन या प्रोफाइल स्टडी में उनको कंपेयर करने में, तो दैट इज डायरेक्टेड नॉलेज डिस्कवरी. इनडायरेक्टेड में ये होता है कि यू अटेम्प्ट टू फाइंड पैटर्न्स और सिमिलरिटीज अमंग ग्रुप्स, ठीक है. आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में जैसा जीन एरे हो सकती है या एक्सप्रेशन नहीं होती उसमें नॉलेज डिस्कवरी करना चाहते हैं. आपके पास कोई पर्टिकुलर टारगेट नहीं होता. आपका पर्टिकुलर टारगेट या पर्टिकुलर आप वेरिएबल का इसमें पार्टिकुलर टारगेट वेरिएबल का मतलब ये है कि आपके पास प्री डिफाइंड क्लासेस या ट्यूमर्स टाइप ऑफ ट्यूमर्स या जीन्स फिक्स नहीं होते. यू जस्ट गोइंग ऑन विद द एनालिसिस टास्क और आपको शायद उसमें से कुछ आप नंबर्स और या उस मॉडल को देख के इन पे शायद कुछ उसमें हाइपोथेसिस जनरेट कर लें. सो इसका मतलब है नॉलेज डिस्कवरी में दो किस्म की अप्रोचेस हैं, एक डायरेक्टेड और दूसरी अनडायरेक्टेड. सो बेसिकली चाहे नॉलेज डिस्कवरी हो या हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो, इन ये दोनों ही हाई लेवल और जेनेरिक टास्क हैं और जिसमें आप डिफरेंट एनालिटिकल और न्यूमेरिकल मेथड को यूज़ करते हुए अपने टास्क को अपने जो डाटा को डिकम्पोज करते हैं इनटू सेट ऑफ स्मॉलर टास्क. ये एलिमेंट्री टास्क जो हैं वो दो कैटेगरीज में सब डिवाइड किए जाते हैं, प्रेडिक्टिव और पैटर्न डिटेक्टिंग टास्क, ठीक है. मैक्रो डाटा एनालिसिस में आप या तो कोई प्रेडिक्शन कर रहे होंगे या फिर आप उसमें से कोई पैटर्न डिटेक्ट कर रहे होंगे. ये टेबल 1.4 है जिसमें लिस्ट दिया गया है प्रेडिक्टिव टास्क की और पैटर्न डिटेक्शन टास्क की. प्रेडिक्टिव टास्क में आपकी क्लासिफिकेशन आ जाती है, रिग्रेशन या एस्टिमेशन आ जाती है या टाइम स्केल प्रेडिक्शन आती है. पैटर्न डिटेक्शन टास्क में आपकी क्लस्टरिंग है, आपकी कोरिलेशन एनालिसिस है, एसोसिएशन एनालिसिस है, डेविएशन एनालिसिस है और विजुअलाइजेशन है. सो इस सब में हम पैटर्न डिस्कवर कर रहे होते हैं और प्रेडिक्शन टास्क में हम उसको जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड हमारे पास पैटर्न है उसको हम बेसिकली एनालाइज कर रहे होते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए. अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्लासिफिकेशन टास्क सबसे पहले है. तो क्लासिफिकेशन टास्क यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है डिस्कशन में, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन एनालिसिस की. क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन एनालिसिस बिटवीन पैटर्न डिटेक्शन टास्क है और क्लासिफिकेशन इज अ प्रेडिक्टिव टास्क. क्लासिफिकेशन को आप प्रेडिक्शन भी कहते हैं, क्लास प्रेडिक्शन भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस भी कहते हैं या सुपरवाइज क्लासिफिकेशन और लर्निंग भी कहते हैं. तो डिफरेंट नामों से आपको क्लासिफिकेशन लिटरेचर में मिलती है कोड करते हुए. डिफरेंट तरीके से लोग इसको कोड करते हैं. जनरली जो है क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम एग्जांपल्स, ठीक है. classification है learning from examples है in which the objective is to induce a function which provides the example of the form this, ठीक है. तो बेसिकली आपने कुछ एग्जांपल्स दी पहले मॉडल बिल्डिंग के लिए और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक फंक्शन जनरेट करना जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्म में हो. अब इस पेयर में x जो है टर्म xi जो है denotes the observed variables या observe क्या कह सकते हैं आपकी
फीचर्स, ठीक है, आपके ऑब्जर्व फीचर्स इज डिनोटेड बाय एक्स आई, और ऑब्जर्व वेरिएबल्स ऑफ द आई एग्जांपल, ठीक है, एक पर्टिकुलर एग्जांपल का ऑब्जर्व वेरिएबल है, एंड एफ एक्स आई डिनोट्स द क्लास लेबल्स, ये क्लास लेबल्स को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लास लेबल और आपके फीचर्स, ये इस जो क्लासिफिकेशन टास्क के मेजर एलिमेंट्स हैं। So microarray experiment observe variable refers to the gene expression profiles, ठीक है, जो gene expression profile होती हैं वो in the form of values होती हैं, चाहे वो जीन हो या रे प्रोफाइल हो, वो आपकी जो है वो ऑब्जर्व वेरिएबल्स हैं, और क्लास लेबल्स जो आपके डिपेंड करता है कि अरे और जीन प्रोफाइल में से आप क्या यूज कर रहे हैं, वो आपके कोवेरिएंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, जैसे टाइप ऑफ ट्यूमर्स हो सकते हैं, टाइप ऑफ जीन हो सकती हैं, तो ये क्लास लेबल्स इससे डिफरेंटली हो सकते हैं, जैसे जीन और जीन फैमिली डिस्क्रिप्टर्स फॉर जीन प्रोफाइल्स, दीज आर क्लास लेबल्स। अच्छा, क्लासिफिकेशन टास्क जो है उसकी यहाँ पे एक ड्यूडॉइट एट ऑल 2000 उसके लिहाज से एक फॉर्मल सी डेफिनेशन दी गई है कि एक क्लासिफिकेशन टास्क क्या होता है, क्लासीफायर और प्रेडिक्टर फॉर क्यू क्लासेस, ठीक है, क्यू नंबर ऑफ क्लासेस के लिए क्लासीफायर या प्रेडिक्टर जो है वो पार्टीशन करता है अंडरलाइंग के डायमेंशनल जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल स्पेस इनटू क्यू डिसजॉइंट सबसेट्स। तो बेसिकली आपका जो के डायमेंशनल जीन, के डायमेंशनल मतलब के नंबर ऑफ फीचर्स, यहाँ पे डायमेंशन से मुराद नंबर ऑफ फीचर्स है। सो के जो नंबर ऑफ फीचर्स हैं जो जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल के, उस स्पेस को, यानी जो आपकी फीचर स्पेस है अगर मैं कहूँ, उसको क्यू डिसजॉइंट सबसेट्स में इसको सब डिवाइड करता है, such that for an observation with experiment profile the predicted class is Q। तो आपके पास इस तरह से उसको सबसेट को क्रिएट करता है, मतलब उस तरह से मॉडल इस तरह क्रिएट करता है बेसिकली क्लासिफायर या प्रेडिक्टर, कि आप जब किसी उस ऑब्जर्वेशन आपके पास कोई आती है तो उसकी क्लास को वो जो है वो प्रिडिक्ट कर सके। सो आपके पास के अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो आपके पास के डायमेंशनल जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल है, मतलब आपके पास के नंबर ऑफ फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल के यहाँ पे 20,000 है, उनमें से उन फीचर्स की कॉम्बिनेशन को ऐसे कंबाइन करते हैं, उसके सबसेट को, फीचर्स के सबसेट को, मतलब हो सकता है 15-16 फीचर्स को ऐसे कंबाइन करता है कि आपके पास एक क्लासीफायर या प्रेडिक्टर बन जाता है, ठीक है, और उसकी क्लास आपके पास डिफाइन हो जाती है कि अच्छा अगर ये 15 फीचर्स हैं तो उसकी क्लास ए है, और ये 15 फीचर्स है तो उसकी क्लास बी है, एंड सी एंड सो ऑन। तो इस तरह आपके पास क्लासीफायर बन जाते हैं क्यू क्लासेस के, मतलब मल्टीपल क्लासेस के, और उन क्लासेस को फिर आगे जब कोई आपकी नई ऑब्जर्वेशन आती है उस पर जब अप्लाई होता है तो वो उसकी क्लास प्रेडिक्ट करता है, विच कैन बी एनीथिंग, मतलब वो क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ बड़ा क्यू मतलब जो आपके पास क्लासेस मौजूद हैं, और छोटा क्यू मतलब जो आपने प्रेडिक्ट की है क्लास, तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। Clearly, it is sometimes desirable to include covariant information to the you can say k expression profile dimensions, ठीक है। Classification is probably the most elementary data analysis task, ये बहुत normally यूज किया जाता है, और इसमें जो फेमस मशीन लर्निंग या डाटा माइनिंग जो टेक्निक्स हैं वो सारी इसमें वो क्या इंक्लूड हैं, जैसा कि डिसीजन ट्री नॉर्मली क्लासिफिकेशन टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये एआई और मशीन लर्निंग की टेक्निक्स इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सेकेंड टास्क इज क्लस्टरिंग टास्क, मेरे ख्याल में आज यहीं तक रखते हैं, यू विल बी टायर्ड ऑफ इट अदरवाइज। Yes, जहाँ तक sir. इसके ज़हन में कोई सवाल है?